ये साल 2006 की बात है। आईजी सिंध अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहे हैं। उनके चेहरे पर परेशानी है और क्यों ना हो, 7 रोज में 7 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। मलीर के इलाके सऊदाबाद में ये एक ऐसी वारदात थी जिसने अवाम के मुहाफिजों का खून खुश्क कर दिया था। ऑर्डर जारी हुआ कि कोई जवान वर्दी नहीं पहनेगा और ना ही पुलिस की सफ़ेद बाइक इस्तेमाल करेगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कातिल का अब तक कोई अता पता न था, ना गवाह ना सबूत। बस इतना मालूम था कि कोई पीछे से फायर करता है जो सीधा सर पर लगता है। कराची पुलिस का हर जवान और अफसर इस तगोदौ में था कि किसी तरीके से ये जो अफरीत है ये पकड़ी जाए और ख़त्म हो, क्योंकि हमारे बेगुनाह भाई मारे जा रहे थे। 7 पुलिस वालों के कत्ल के बाद खामोशी हो जाती है। पुलिस समझती है कि शायद कातिल फरार हो चुका है। अफसरान सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन ठीक 2 महीने बाद फिर एक पुलिस वाला वैसे ही मारा जाता है। अब तो हाथों के तोते उड़ जाते हैं। चालाक कातिल 2 माह से उसी इलाके में था और किसी को पता भी न चला। एक बार फिर दौड़े लग जाती हैं और इस बार भी पुलिस कातिल को पकड़ने में नाकाम रहती है। तंग आकर हुकूमत कातिल को पकड़वाने पर इनाम का ऐलान कर देती है। हुकूमत सिंध ने इन टारगेट किलर को या सीरियल किलर को पकड़ने के लिए 30 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। तो हमारा नेटवर्क ज़्यादा जेल में भी है, बाहर भी लोगों से होता है। तो किसी ने मुझे अप्रोच की, उसने बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो 1-2 दफ़ा रब्ता हुआ, लेकिन ज़्यादा बिजनेस मैं नहीं किया। फिर उसने जब मुझे ख़त लिख के भेजा तो मैं मिला जाके उसको। उसने बोला जी मैं जेल में इतने साल से पढ़ा हूँ, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपकी मदद करता हूँ। मैंने कहा बताएं। तो उसने कहा कि ये जो लोग हैं जिन्होंने ये बंदे मारे, अगर मैं पकड़वा दूँ तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। तो बड़ी खुशी हुई। मैंने बताया भी ठीक है, इस पर 3 मिलियन का रिवार्ड है, जो अब तुम कहोगे तुम्हें मिल जाएंगे। तो उसने पहली टिप मुझे दी। वो पहली टिप क्या थी ये भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आने वाले फोरेंसिक रिपोर्ट को पढ़कर पुलिस वाले भी चकरा गए। 8-9 पुलिस वालों को मारने के लिए एक ही वेपन इस्तेमाल हुआ था। यानी ये कोई ग्रुप नहीं था जो अलग अलग हथियार इस्तेमाल करता। सिंध पुलिस के लिए ये एक अनोखा केस बन चुका था। उनका सामना किसी दहशतगर्द तंजीम या सियासी जमात के मिलिटेंट विंग से नहीं, बल्कि एक अकेले शख्स से था। ना कोई तावान, ना डिमांड, ना कत्ल के बाद जिम्मेदारी लेने का ऐलान। वेपन भी एक, बंदा भी एक, मकसद भी एक और टारगेट भी एक। अब आपको बताता हूं कि वो पहली टिप क्या थी। किसी डकैती में इनके हाथ में जाली करेंसी हाथ लगी थी। वो किसी दुकान पे चला रहे थे तो वहाँ नोट पकड़ा गया, तो लोकल पुलिस ने पकड़ लिया। अब जाली करेंसी का केस तो बनता नहीं था, तो उन्होंने उठा के इसके साथी को पिस्टल में बंद कर दिया। अब उनको नहीं मालूम था कि वही कातिल है जो पीछे इतने लोग शहीद कर चुका है। तो ये 2 महीने में बाद इसकी ज़मानत हुई। जिस दिन ज़मानत हुई शाम को घर आया, दूसरे दिन सुबह उठ के पहला इसने सब इंस्पेक्टर शहीद किया। अब फिर दोबारा वो शुरू हो गई टारगेट किलिंग, तो मज़ीद खौफ पैदा हो गया। सिंध पुलिस को निशाना बनाने वाला कोई मामूली टारगेट किलर नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर था। सीरियल किलर्स पर आपने हनीबॉल, अमेरिकन साइको, 7 और कॉपी कैट जैसी मूवीज़ तो देखी होंगी। वैसा ही एक सीरियल किलर 2006 में कराची की सड़कों पर पुलिस वालों को बेदर्दी से कत्ल कर रहा था। मगर ये आखिर था कौन और ये सिर्फ पुलिस वालों को ही क्यों निशाना बना रहा था, इस पर बात करता हूँ। लेकिन ज़रा पहले ये तो जान लें कि सीरियल किलर आखिर किस बला का नाम है और एक इंसान कैसे इतना खौफनाक रूप इख्तियार कर लेता है। इसके पीछे अक्सर बैकग्राउंड होता है, लोगों के साथ जब नाइंसाफ़ी कोई हो जाती है, हो सकता है वो ना हुई हो लेकिन उसको नज़र आ रही हो। मिसाल के तौर पर एक टीचर ने सही फेल किया बच्चे को, लेकिन उसको बच्चे का ख्याल है कि नहीं मुझे गलत किया है। जैसे एक बंदा बैटिंग कर रहा है, वो कह रहा है मैं तो ठीक हूँ, मुझे खामखा आउट किया गया। तो इसलिए इंसान अपनी एंगल से देखता है, वो ये सोचता है कि शायद मेरे साथ जुल्म हो रहा है और उसका हल ये है कि मैं इसका बदला इस तरह से लूँ, इसकी तस्कीन ऐसे करूँ। चाहे वो एक मिसाल के तौर पर डॉक्टर से या नर्स से ऐसी सरजद हो गई, या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वाले जो होते हैं उनसे कोई ऐसी गलती हुई, या गलती नहीं भी हुई वाकई ज़्यादती हुई, तो उस ज़्यादती को फिर वो जहन में रख के
फिर टारगेट बनाते हैं कि मेरी तस्कीन ये है कि मैं ऐसे लोगों से बदला लूँ। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास कभी एक पेशेंट था जो कि खाकी लिबास को देख ही उसको बेचैनी हो जाती, घबराहट होती थी कि ओ कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। जो हमने एनालाइज किया था ना कि इसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शायद किसी पुलिस वाले ने कोई ऐसी ज़्यादती हुई है इसके साथ कि जिसकी वजह से इसके ज़हन में वो पुलिस फंस गई। जैसे फिल्मों में हर सीरियल किलर की कोई ना कोई स्टोरी होती है जो उसे इंसान से खूंखार भेड़िया बना देती है, बिल्कुल वैसे ही कराची के सीरियल किलर की भी एक कहानी थी और ये शुरू हुई 1980 में। कामरान अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसका बाप नशा करता और कई हफ्ते घर से बाहर रहता। पुलिस हर दूसरे दिन उनके घर का चक्कर लगाती। बाप का होना ना होना बराबर था और भूख ने घर में डेरे डाल लिए थे। ऐसे में कामरान की मां ने बड़े बेटे के साथ मिलकर चर्स बेचनी शुरू कर दी। एक रोज भाई पकड़ा गया और लंबे अरसे के लिए जेल चला गया। अब सारा काम कामरान की मां ने संभाल लिया। इलाके में उनका घर पहले ही बदनाम था। पुलिस से भी आए रोज गालम गलोच होती। कामरान ये सब देख रहा था और वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता। एक रोज उसे पता चला कि उसकी मां को चर्स बेचते हुए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने पकड़ लिया है। वो कुछ दे दिलाकर घर तो वापस आ गई, मगर कामरान ने अपने दिल में इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। अब वो जवानी में कदम रख चुका था। उसने 11 अफराद का गैंग बनाकर डकैतियां शुरू कर दी, मगर कामरान के अंदर नफरत की भड़कती आग बुझ ना सकी। उसने अपने दोस्त फरहान को दिल का हाल सुना डाला। वो पुलिस वालों को इबरत का निशान बनाना चाहता था। फरहान तैयार हो गया और फिर वो दोनों एक एक करके 7 पुलिस वालों को मारते चले गए। बहुत सारे ये जो होमिसाइडल यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले या कत्ल करने वाले कई नफ्सियाती बीमारियों में भी होती है, जिसमें साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया बहुत कॉमन है और बाइपोलर में भी होती है। वो तो काबिल इलाज हैं, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एटलीस्ट, और वो बाद में पछताते हैं कि ये क्या गलती की मैंने। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसको हम एंटी सोशल या डिसोशल पर्सनैलिटी या साइकोपैथ कहते हैं। उसका इस रास्त पे लाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन उस पे भी कई रिसर्च हुए हैं कि ऐसे लोगों को अगर आप उसके साथ दवाइयाँ भी दें और दवाइयों के साथ उसकी फहम को ठीक करें, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अगर उनके साथ करें तो उसमें से कई लोग रास्त पे आ गए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस गाड़ी का फ्रेम ख़राब हो या जिस बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ख़राब हो यानी पर्सनैलिटी ख़राब हो, उसको ठीक करने में बड़ा मसला होता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर उसका ठीक होगा तो हम रंग रोगन करके दोबारा से ठीक कर सकते हैं। कामरान उर्फ कामू ने बचपन से ही जराइम के जरिए ज़िंदगी गुजारना सीखा था, इसलिए वो इतना संगदिल और बेरहम हो चुका था कि उसका ठीक होना नामुमकिन था। कामरान की दहशत जमशेद टाउन, लियाकताबाद, मलीर, बिन कासिम, शाह फैसल कॉलोनी समेत कई इलाकों में बैठ चुकी थी। मेरी नज़र में वो एक इंतहाई साइको किस्म का आदमी था। उसका कोई मकसद नहीं था। पुलिस वालों से वो अगर बाइक पर जा रहा है ना और उसके रास्ते में कोई यूनिफॉर्म पुलिस वाला मिल गया, उसके अंदर कोई शैतान था जो उसे उकसाता था और वो जाके उसको मार देता था। पुलिस वालों के बाद जब कामरान ने 2 रेंजर्स के जवानों को शहीद किया तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उसने रेंजर्स के जवानों को शहीद क्यों किया। जब 2 रेंजर के जवान शहीद हुए और उनका फिर पिस्टल भी चला गया तो फिर बहुत ज़्यादा ना टेंशन और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई कि पुलिस तो शहीद हो रही थी, ये 2 रेंजर के जवान वो उस वक्त नमाज़ पढ़ने जा रहे थे। नमाज़ पढ़ के जैसे मस्जिद से बाहर निकले तो ये कामू जो था इसको उसका पिस्टल पसंद आ गया, ग्लॉक लगा हुआ था, तो उसने बोला ये मुझे पिस्टल लेना है। तो दोनों उतर गए, पैदल गए और दोनों को जाकर शहीद कर दिया। वर्दी में थे वो दोनों जवान, उनका पिस्टल भी ले गए। और फिर वो वक्त आ गया जब पुलिस को एक अहम टिप मिली। कहते हैं ना कि चोर कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई निशानी ज़रूर छोड़ जाता है। कामरान ने भी एक ऐसे ही निशानी छोड़ दी थी। अभी तक कामरान के दोस्त फरहान उर्फ गोल को ही मालूम था कि वो पार्ट टाइम सीरियल किलर भी है।
फिर फरहान ने बातों बातों में सबसे इस बात का जिक्र कर दिया। जब हुकूमत ने 30 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया तो बाज गैंग मेंबर्स लालच में आ गए। उन्होंने पुलिस को कामरान के बारे में सब बता दिया। अब एक तरफ कामरान अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था तो दूसरी तरफ पुलिस उस चालाक सीरियल किलर को पकड़ने की प्लानिंग कर रही थी। ये अक्टूबर की एक शाम थी। पुलिस कांस्टेबल गुलाम गौस ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। उसके जहन में अनजाना सा खौफ था। पिछले 1 माह में रोजाना कोई ना कोई पुलिस वाला मारा जा रहा था, मगर गौस ये सोचकर मुतमईन था कि उसने ना तो वर्दी पहनी हुई है और ना ही उसके पास पुलिस की सफ़ेद बाइक है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि कामरान मौत बनकर उसके पीछे है। ये लोग ज़हीन होते हैं लेकिन इनकी जहानत का रुख चेंज होता है। उसमें अच्छाई की तरफ हर वो काम करते हैं जो कि नॉर्मल वे में अखलाकियात के दायरे से हट कर हो। तो ऐसे लोग जो है फिर अपने आप को बचाने के लिए, अपनी मकासद को पूरा करने के लिए ऐसे रिहर्सल, ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं कि वो फिर ये सारी चीज़ें कर बैठते हैं। और उनका जहानत तो बहुत अच्छा होता है। जहानत कुछ और है लेकिन अखलाकियात, एथिक्स कुछ और है। मिसाल के तौर पर हम ये अगर मेहमान बनते हैं, हम कहीं जाते हैं तो भूख लगी भी होगी तो हम नहीं मांगेंगे खाना, जबकि ये लोग इस बाउंड्री को वायलेट करते हैं कि किसी का कुछ भी हो, कि चाहे कोई मरे, तकलीफ़ में हो, मैंने अपनी तस्कीन करनी है। दरअसल कामरान ने गौस के जूते देख लिए थे जो एक पुलिस वाले के सिवा किसी के नहीं हो सकते। बस फिर क्या था, कामरान के अंदर का वहशी फिर से जाग उठा। उसने ताक कर सर का निशाना लिया और फायर कर दिया। कांस्टेबल गुलाम गौस वहीं दम तोड़ गया। लेकिन यह कत्ल कामरान का आखिरी कत्ल साबित हुआ, क्योंकि पुलिस को कामरान के ठिकाने का पता लग चुका था। अब सिर्फ इंतज़ार था सही वक्त का, और फिर वो दिन भी आ गया। हमें वो घर पर चल गया था कि इस घर में रहते हैं। उस घर पे ताला लगा हुआ था। 2 कमरों का घर था, आगे बरामदा था, किचन था ही था। तो हमने उसके अंदर रेड करने के बजाय, क्यों थे नहीं और वो होशियार थे बहुत ज़्यादा, अगर वो मोटरसाइकिल पे निकल जाते तो फिर कभी मिलते भी नहीं, क्योंकि काफ़ी मेहनत की थी इस पर हमने। तो हमने एक ऐसा तरीका इख्तियार किया कि हम उस घर के अंदर जाके बैठ गए। इनको कुछ पता नहीं था कि ताला खुला था या नहीं खुला था, अंदर कोई है या नहीं है। तो जैसे आप अपने घर में जाते हैं, हम दरवाज़ा खोल के सीधे अंदर जाते हैं ना, आगे से आपको रिएक्शन आ जाए तो आप तब उसकी तवक्का नहीं रखते ना, उसके बारे में पहले तो एक शौक में चला जाते हैं कि हुआ क्या मेरे साथ। सेम यही था। हम ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे ही एंटर हुए, हंसते हुए, गप मारते हुए, वेपन लेके, तो उनको हिलने का मौका तो क्या, सोचने का मौका भी नहीं मिला, और दोनों होल्ड हो गए। उससे फ़ायदा में ये हुआ कि इनके वेपन भी सारे में रिकवर हो गए। ये 2 वेपन या 3 के अलावा, और जो उसके अपने पूरे गैंग के वेपन वो भी रिकवर हो गए। 1.5 माह में 14 पुलिस वालों को निशाना बनाने वाला ये सीरियल किलर बिल आखिर पकड़ा गया। ये एक बहुत बड़ी लेकिन अधूरी कामयाबी थी। अभी उसके पास से रेंजर्स का वो पिस्टल नहीं मिला था जिसे हासिल करने के लिए कामरान ने 2 जवान मौत के घाट उतार दिए थे। वो उसका पसंदीदा पिस्टल था जिसे रिकवर करना पुलिस के लिए एक नया चैलेंज बन चुका था। असल में बात यह थी कि अगर वो पिस्टल ना मिलता तो यही कहा जाता कि पुलिस ने अपने सर से बला टालने के लिए किसी और को पकड़ लिया है। अगर रेंजर्स के सूबेदार का पिस्टल ना मिलता हमें तो शायद रेंजर्स के हाई अप्स भी यकीन ना करते कि ये हमारा मुल्ज़िम है। इसके साथ मसला ये हुआ कि इसने वो पिस्टल लाकर अपने घर पर रख लिया, इसके पास था। और जब क्योंकि ये मामला रेंजर्स के सूबेदार साहब जो थे, जो शहीद हुए थे, उसके बाद ये मामला बहुत गर्म हो गया था। तो इतना तो इसे भी पता था कि ये पिस्टल जो है मेरे ख़िलाफ़ कभी ना कभी बहुत बड़ा सबूत बन जाएगा। गोधरा कैंप के पास एक नाला बहता है छोटा सा, उसमें इन्होंने एक जगह फेंक दिया था वो पिस्टल। अब जब गोल को हम पूछते थे तो गोल ने बताया कि मैंने इसकी वालदा के साथ जाकर और वो पिस्टल वहाँ फेंका है। उसको 1-2 दफ़ा हम लेकर भी गए तो उसने जगह पिन पॉइंट की कि ये जगह है। तो उस वक्त हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे। क्रेन लेकर गए थे जिसके ऊपर एक बड़ा मैग्नेट लगा हुआ था। लेकिन ये बहुत अच्छा है, उस लड़के ने जो पिन पॉइंट की थी ना जगह पिस्टल की, उस जगह पर जब हमने मैग्नेट मारा है तो बहुत सारा कचरा, लोहे की जो चीज़ें होती हैं, और उसके साथ वो पिस्टल वो आ गया था, जिसको फिर रेंजर्स
वालों ने जो इशू किया था जिस जगह से, वो रजिस्टर में उसका नंबर उन्होंने चेक किया, उनका आर्मोरर आया, उन्होंने सब कुछ चेक करके उन्होंने कहा कि ये वही पिस्टल है। अब कामरान के खिलाफ तमाम सबूत मिल चुके थे, मुकदमा चला और उसको सजाए मौत सुना दी गई। यहाँ आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि 18 साल गुजरने के बाद भी वो ख़तरनाक सीरियल किलर न सिर्फ ज़िंदा है बल्कि उसने सुप्रीम कोर्ट में रहम की अपील भी कर रखी है। इसमें जो बात है वो देखने वाली है कि इनको हमने पकड़ा 2006 में, 18 साल थे वो जेल में और सज़ाए मौत इनको तमाम कोर्ट से हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील अभी तक पड़ी हुई है। तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि निज़ाम का ये हालत है कि 18 साल से अगर सज़ाए मौत का कैदी पड़ा हुआ है तो अगर 18 साल बाद छूट गया तो क्या होगा। अगर किसी को सज़ा जज़ा फौरी तौर पर मिले तो ये ट्रैफिक के कानून न तोड़ें। हमारे यहाँ चूँकि डिलेड होता है, जो कहते हैं जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड, मेरा ख्याल ये गलत है, जस्टिस डिस्ट्रॉयड है। तो इसलिए सज़ा जज़ा फौरी होनी चाहिए कि दिमाग के अंदर न्यूक्लियस से कम बन जाए, उसको पता चले कि ये जो है मेरा नुकसान वाला चीज़ है, ये फ़ायदे वाली चीज़ है। कामरान अपनी बुरी तरबियत का बदला बेगुनाह पुलिस वालों को निशाना बनाकर ले रहा था, लेकिन एक दिन पकड़ा गया। मगर अफसोस कि तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी हमारा निज़ाम एक सज़ाए मौत के मुजरिम को निशाने इबरत बनाने से माजूर है।